जैसा कि हम कल अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में बात कर रहे थे और अभिक्रिया ऊष्मा में स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन किया। देखिएगा, स्थिर दाब पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है उसको तो हमने क्यूपी के रूप में रिप्रेजेंट किया और स्थिर आयतन पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है उसको हमने क्यूबी के रूप में रिप्रेजेंट किया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध, आपस में दोनों में रिलेशन क्या है, ऐसे बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं क्यूपी क्यूबी में संबंध क्या है। तो देखिएगा, माना कि कोई अभिक्रिया स्थिर आयतन पर संपन्न करवाई जाए, अर्थात यदि किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के दौरान आयतन स्थिर रहे, बी का मान 0 हो, तो वहाँ पर किया गया कार्य डब्लू का मान भी 0 होगा, क्योंकि कार्य होता है पी डी बी, और जब बी का मान 0 होगा तो पूरा पी डी बी का मान 0 हो जाएगा, इसलिए डब्लू का मान 0 हो जाएगा। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल ई बराबर क्यू बी माइनस डब्लू, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ई बराबर क्यू माइनस डब्लू। तो इसको तो हमने डेल ई लिख दिया परिवर्तन के लिए। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा है, किया गया कार्य है। अब हमने माना है चूँकि डब्लू बराबर 0, अतः डेल ई बराबर क्यू बी, तो ये इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। और हम ये भी जानते हैं यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर संपन्न करवाई जाए तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है डेल एच, और डेल एच बराबर होता है क्यूपी, तो डेल एच बराबर क्यूपी। इस प्रकार यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर संपन्न करवाई जाए तो ऊष्मा में परिवर्तन उसको डेल ई लिखेंगे, अभिक्रिया स्थिर दाब पर संपन्न करवाई जाए तो ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा उसको डेल एच लिखते हैं। इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया। हम ये भी जानते हैं कि एंथैल्पी की जो इक्वेशन होती है वो है H बराबर ई प्लस पी वी, और उसको परिवर्तन के रूप में लिखा जाए तो ये समीकरण आ जाएगी डेल H बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी। इसको समीकरण नंबर अगली समीकरण है इसका भाग है। अब देखिएगा, माना कि कोई अभिक्रिया गैसीय अवस्था में संपन्न हो रही है जिसमें अभिकारक एवं क्रियाकारक दोनों ही गैस अवस्था में है, तो उसके लिए यदि क्रियाकारकों के एन मोल, एन रिएक्टेंट का मतलब है क्रियाकारकों के एन मोल भाग ले रहे हैं और गैसीय उत्पाद के एन प्रोडक्ट मोल बन रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, एक अभिक्रिया जो गैसीय अवस्था में संपन्न हो रही है उसमें क्रियाकारकों के एन मोल भाग ले रहे हैं और उत्पाद के एन मोल बन रहे हैं। माना कि दोनों के आयतन क्रमशः बी रिएक्टेंट का मतलब है क्रियाकारकों का आयतन और बी प्रोडक्ट का मतलब है उत्पाद का आयतन। माना कि दोनों का आयतन बी रिएक्टेंट एंड बी प्रोडक्ट है, और ये मानते हैं कि गैस आदर्श व्यवहार करती है, तो गैसों का जो आदर्श समीकरण है पी वी बराबर एन आर टी, उस समीकरण के अनुसार सबसे पहले तो हमने क्रियाकारक के लिए लिखा है पी वी रिएक्टेंट है ये बराबर एन रिएक्टेंट आर टी, अर्थात यहाँ पर ये जो आयतन है ये क्रियाकारक का है, मोल है ये भी क्रियाकारक का है, तो पी वी बराबर एन आर टी क्रियाकारक के लिए। इसी तरीके से उत्पाद के लिए लिखेंगे तो पी वी बराबर पी वी प्रोडक्ट माइनस एन प्रोडक्ट आर टी, यहाँ पर प्रो का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो समीकरण 3 तो आ गई रिएक्टेंट के लिए और समीकरण 4 आ गई प्रोडक्ट के लिए। अब देखिएगा, इन दोनों को यदि हम देखा जाए, दोनों को समीकरण 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा डेल वी, पी डेल वी, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको। इस वाले बाएं भाग को देखो आप, पी वी प्रोडक्ट माइनस पी वी रिएक्टेंट, और पी वी में से पी कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा पी डेल वी। तो इस तरीके से समीकरण 5 आ गई है। तो यहाँ पर हम इस बाएं भाग को हमने क्या लिख सकते हैं, पी डेल वी, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, पी वी प्रोडक्ट, ये बाएं भाग को हम पी डेल वी लिख सकते हैं, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, समीकरण 4 में से 3 को घटाया तो पी वी प्रोडक्ट माइनस पी वी रिएक्टेंट, इसमें से पी को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा पी डेल वी। अब देखिएगा, समीकरण 3, 4 और 5 तीनों समीकरणों से हम लिखेंगे तो ये एक तरीके से 3 में से 4 को घटाएंगे, तो इस बाएं वाले भाग के लिए तो हमने पी डेल वी लिख दिया। देन एन आर टी जो भाग है उसमें एन प्रोडक्ट आर टी माइनस एन रिएक्टेंट आर टी, और इसमें से हमने ये देखिएगा आप
समीकरण 3, 4, 5 से लेंगे तो पी डेल वी बराबर एन प्रोडक्ट आर टी माइनस एन रिएक्टेंट आर टी। अब इस समीकरण में आर टी को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, और ये समीकरण आ जाएगी पी डेल वी आर टी डेल एन। डेल एन का मतलब यह है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में अंतर, दोनों के डिफरेंस के लिए डेल लगा दिया। तो अब हमारे पास ये समीकरण आ गई है, समीकरण 6 पी डेल वी आर टी। इस पी डेल वी के मान को इस समीकरण में रखने पर डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी, इस पी डेल वी में ये मान रखने पर तो ये समीकरण आ जाएगी। देखो आप, डेल एच बराबर डेल ई प्लस आर टी डेल एन। अब देखिएगा इस समीकरण में हम जानते हैं डेल एच की जगह क्यू पी लिख सकते हैं और डेल ई की जगह क्यू बी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण हो जाएगी क्यू पी बराबर क्यू बी प्लस आर टी डेल एन। एन यहाँ पर मोलों का अंतर है और मोल किसके हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के। इसको समीकरण 8 दे दिया। इस प्रकार समीकरण 8 किसी अभिक्रिया के लिए स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा व स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध बताती है। अर्थात जो समीकरण 8 है क्यू पी बराबर क्यू बी प्लस आर टी डेल एन, ये स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध है। अब आप एक उदाहरण के रूप में देखो, आप एक रिएक्शन लिख रही है हमने H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। इसमें हम देख रहे हैं कि क्रियाकारकों के 2 मोल है और रिएक्टेंट के भी 2 मोल है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब मोल करेंगे हम, देखो आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्रियाकारकों का 1 मोल इसका, 1 मोल इसके और 2 मोल इसके। जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम तो 2 तो प्रोडक्ट के मोल है, 2 रिएक्टेंट के मोल है, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो ये डेल एन का मान हो जाएगा 0, और इस 0 के मान को समीकरण 8 में रखेंगे तो ये आ जाएगा क्यू पी बराबर क्यू बी। अतः हम कह सकते हैं यदि गैसीय अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर है तो उसके लिए क्यू पी व क्यू बी का मान बराबर होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखो आप, अगली रिएक्शन N2 प्लस 3H2 बराबर 2 अमोनिया। इसमें क्रियाकारकों के 4 मोल है, एक तो N2 का, 3 H2 के, तो 4 मोल तो क्रियाकारक के, 2 रिएक्टेंट के। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो 2 माइनस 4 तो माइनस के 2 बच जाएंगे। तो इस डेल एन की जगह हम माइनस 2 लिखेंगे तो समीकरण 8 इस रूप में आ जाएगी क्यू पी बराबर क्यू बी माइनस 2RT। अब आप देखिएगा क्यू पी जो का मान है क्यू बी के बराबर तब होगा जब इसमें से माइनस 2RT घटा दिया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि क्यू बी का मान यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि क्यू पी के बराबर तब आएगी जब क्यू बी में से माइनस 2RT घटा दिया जाए, इसलिए क्यू पी लेस देन क्यू बी। या ऐसे कह सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों की तुलना में उत्पादों के मोलों की संख्या घट रही है उनके लिए क्यू पी का मान कम होता है क्यू बी से। थर्ड उदाहरण देखो आप, 2H2O क्रियाकारक है और यहाँ पर ये विघटित होकर के 2H2 और O2 बनाते हैं। यहाँ पर क्रियाकारक के 2 मोल है, उत्पाद के 2 और 1 3 मोल है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, और इस डेल एन के मान 1 को समीकरण 8 में रखेंगे तो आ जाएगा क्यू पी बराबर क्यू बी प्लस आर टी। अब आप देखिएगा क्यू पी का मान क्यू बी प्लस आर टी के बराबर है, अर्थात क्यू बी में आर टी जोड़ेंगे तब इसका मान क्यू पी के बराबर होगा, इसलिए क्यू पी ग्रेटर देन क्यू बी, यानी कि क्यू पी का मान ज़्यादा होगा क्यू बी से। अतः वे अभिक्रिया जो संपन्न होने के दौरान मोलों की संख्या बढ़ती है उनमें क्यू पी का मान क्यू बी से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपके एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता या किरचॉफ समीकरण। इसको किरचॉफ समीकरण भी बोल सकते हैं, किरचॉफ समीकरण भी बोल सकते हैं, या एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता। आप देखिएगा, माना कि एक अभिक्रिया लेते हैं ए से बी। इस अभिक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन देखेंगे तो डेल ई बराबर ई बी माइनस ई ए। बी प्रोडक्ट के लिए आया है, ई रिएक्टेंट के लिए आया है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दोनों के लिए अंतर डेल ई। अब
इस समीकरण में स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर, इसको हम आयतन को तो स्थिर रखेंगे और ताप के साथ अवकलित करेंगे, तो ये समीकरण आ जाएगी डेल कोष्टक में डेल ई बटे डेल टी बड़ा कोष्टक होल बी बराबर डेल ई बी प्रोडक्ट के लिए है बटे डेल टी होल बी। इसी तरीके से ये समीकरण डेल ए बटे डेल टी होल बी। देखिएगा, हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन की दर है वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, अर्थात वो Cv कहलाती है। इसलिए इस इक्वेशन में इन दोनों को हम Cv मान सकते हैं। स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन की दर है वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, जिसे हम Cv से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः इस पद को Cv लिख सकते हैं। तो देखिएगा आप, ये पद तो एज इट इज आ गया ये, देन इसकी जगह Cb बी के लिए लिख दिया, ये बी तो आ ही जाएगा, माइनस Cb ए, दोनों उत्पाद माइनस क्रिया कारक है, इसलिए डिफरेंस के लिए डेल Cb लिख दिया। इस dt को इधर ले जाएंगे तो ये dt आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d होल ई डेल Cv dt। अब इस समीकरण का हम समाकलन करेंगे ताप की दो निश्चित सीमाओं में, तो ये आ जाएगा डेल E2 माइनस डेल E1, दोनों का डिफरेंस बराबर डेल Cb, चूँकि ये तो कांस्टेंट है, और T2 माइनस T1। ये जो समीकरण है डेल E2 माइनस डेल E1 बराबर डेल Cb T2 माइनस T1, ये ताप की एक निश्चित परास में स्थिर आयतन पर किरचॉफ समीकरण है या किरचॉफ समीकरण है ये समीकरण। अब ये तो ताप की एक निश्चित परास में, इस निश्चित परास में किरचॉफ समीकरण है कब? स्थिर आयतन पर। इसी प्रकार यदि स्थिर दाब पर यह समीकरण निकाली जाए तो ये समीकरण निम्न प्रकार आएगी। देखो आप, स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन को डेल एच लिखते हैं हम, तो डेल एच बराबर एच बी माइनस एच ए, बी प्रोडक्ट के लिए, ए रिएक्टेंट के लिए। देन इसका स्थिर दाब पर ताप के साथ अवकलित करने पर यह समीकरण आ जाएगी डेल एच बटे डेल टी होल पी बराबर डेल एच बी बटे डेल टी पी माइनस डेल एच बटे डेल टी पी। ये समीकरण आ गया। अब स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में जो परिवर्तन की दर है वो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है, इसलिए उसे Cp लिख सकते हैं। तो इन दोनों पद को हम Cp लिखेंगे, तो ये समीकरण आ जाएगी Cp b माइनस Cp a, तो डेल Cp हो गया। अब इसमें से इस पद को इधर ले जाएंगे, डेल टी को इधर ले जाएंगे तो ये dt के रूप में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d डेल h बराबर डेल Cp dt। अब जैसे हमने पहले ऊपर ताप की निश्चित सीमाओं में समाकलन किया, वैसे ही इस समीकरण का समाकलन करेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी डेल H2 माइनस डेल H1 बराबर डेल Cp, चूँकि ये तो कांस्टेंट है, T2 माइनस T1। अतः अब ये जो समीकरण है ताप की एक निश्चित परास में स्थिर दाब पर किरचॉफ समीकरण कहलाती है। इस तरीके से ये समीकरण, ये वाली समीकरण, ये तो स्थिर आयतन पर किरचॉफ समीकरण है और ये स्थिर दाब पर किरचॉफ समीकरण है। थैंक यू।